हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं। 9th क्लास का जो है सेकेंड चैप्टर लेके आ गए हैं। वो जो है 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट होने वाला है। ये जो है फर्स्ट पार्ट जो है आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका जो है लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए जो है अभी देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम। तो ये जो है सेकेंड पार्ट होने वाला है। चलिए यहाँ पर हम सारा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। पहला जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का जो है प्रथम नियम। अब समझते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो क्या बोल रहा है। न्यूटन का प्रथम नियम अगर हम समझेंगे, वैसे समझने के लिए देखते हैं, अगर मोट में ऐसे समझते हैं हम, तो वह ऐसा वस्तु या ऐसा कोई भी चीज, जो चीज जैसा है वह वैसा रहना चाहता है कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कह रहा है कि जो वस्तु जैसा है, जो वस्तु जैसा है वह वैसा रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जैसे हम यहाँ पर स्थिर है, वैसे हम स्थिर रहना चाहते हैं। जब तक कि हम पर वैसे कुछ जो है कोई बाहरी बल कार्य न करे, हम वैसे का वैसे रहना चाहते हैं। तो यह क्या हो गया, न्यूटन का प्रथम नियम हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। जैसे कोई बॉल है, अगर वो बॉल को स्थिर कर देते हैं, जब तक उसे हम पैर से नहीं मारेंगे तब तो वो क्या हो गया कि वो जो है रेस्ट में है। जब हम उसे पैर से मारेंगे तब वो आगे बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम यह कह रहा है कि जो वस्तु जैसा है वह वैसा रहेगा जब तक उस पर की कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसका एग्जाम्पल हम 3-4 गो अभी अभी देखते हैं। जो वस्तु जैसा है वो वैसा रहना चाहता है। अब यहाँ पर समझिए कि कोई व्यक्ति जो है वो गाड़ी से जा रहा है, ठीक है, तो गाड़ी जो है वो मोशन में है, ठीक है, गाड़ी तो मोशन में है, लेकिन हमारा जो बॉडी है ऊपर में वो तो है क्या है। देखिए हम यहाँ से इमेज के जरिए हम आपको दिखाते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जो है, यह जो है एक गाड़ी है, मान लीजिए यह जो है एक गाड़ी है। यहाँ से ट्रक ले लेते हैं, एक जो है ट्रक है, इसमें जो है एक ड्राइवर बैठा हुआ, ठीक है, ड्राइवर बैठा हुआ है। तो गाड़ी तो क्या है, गाड़ी जो है हमारा मोशन में है, और गाड़ी के साथ साथ जो हमारे इधर का जो आधा हिस्सा है वो भी जो है रहता है मोशन में, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो रहता है वो जो है रहता है विराम में रहता है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि गाड़ी जो है वो मोशन में है, और गाड़ी में एक बाइक से ब्रेक लगाया, गाड़ी एक बाइक से रुक गया, तो नीचे वाला क्या है, यह तो है मोशन में, यह जो है मोशन में, हमारा आधा हिस्सा भी है मोशन में, ठीक है। तो ये तो है मोशन में, हम इस पर ब्रेक लगा दी यानी कि गाड़ी तो रुक गया, तो हमारा आधा हिस्सा जो मोशन में था वो भी एक तरह से रुक गया, लेकिन हमारा जो है ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो आगे को ओर धक्का मारेगा। क्या हुआ, वो तो आगे को ओर धक्का मारेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे है कंबल से जो है वो धूल कण निकलता है। तो आप समझिए कंबल से धूल कण क्यों निकलता है। देखिए यहाँ पर एक जो है ये ब्लैंकेट है, मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लैंकेट है, उसे जो है लाठी से मारने से, एक डंडा से मारने से उस पर धूल कण निकलता है। धूल कण बिल्कुल वहां से नहीं निकलता है। आप देखिए यहाँ से हम, यह जो है ब्लैंकेट है, यह जो ब्लैंकेट है, यह जो कंबल है, उस पर हम जो है डंडा से मारते हैं। तो क्या करते हैं, कंबल पर डंडा से मारते हैं तो कंबल जो है क्या होता है कि अंदर की ओर जाता है, और वो जो उसमें धूल कण जो है वो रेस्ट में रह जाता है। तो कंबल अंदर जाता है और धूल कण जो है वहीं के वहीं रहता है, जिसे हम कहते हैं प्रथम लॉ के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। तो वो जो है कंबल तो नीचे चला गया और धूल कण जो है वह बाहर आ गया, मतलब वो वही है लेकिन लगता है कि वह बाहर आ गया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप क्या है कि देखिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से क्या करता है, पेड़ से पत्ता गिरे, जैसे हम पेड़ की हिलाते हैं उससे फल गिरता है। तो पेड़ को ऐसे ऐसे करके हम हिलाते हैं तो क्या है, पेड़ को हम मोशन में दे रहे हैं, तो फल जो है अपने आप को क्या कहता है कि हम स्थिर रहेंगे। क्या कहता है फल कि हम अपने आप को स्थिर रहेंगे, तो हम मोशन को, उसको जो है पेड़ को हिला रहे हैं, तो पेड़ तो आ गया मोशन में। अब फल तो बोल रहा है कि फल हम कह रहा है कि हम तो रहेंगे रेस्ट में रहेंगे, तो वो तो रेस्ट में रहना चाहता है। तो उससे जो क्या है कि टहनी जो है वो मोशन में चल जाता है, वो जो अपने आप को कहता है कि रेस्ट में रहेंगे, तो टहनी जो है वो फल से टूट जाता, मतलब हट जाता है, तो वो जो फल जो है वो अपने आप को जो है नीचे गिर जाता है। तो वो जो क्या हुआ, ये जो है न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार जो है वो आता है। तो क्या बोल रहा है प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम कि जो वस्तु जैसा है वह वैसा रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसे हम जड़त्व के नियम के भी नाम से जानते हैं। अब समझते हैं कि जड़त्व का नियम क्या है भाई। जड़त्व का नियम क्या है कि परिवर्तन में जो है विरोध करता है। कोई भी चीज जो परिवर्तन हो रहा है उसका वह विरोध कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे विरोध कर रहा है। देखिए यहाँ जो है एक गाड़ी है,
गाड़ी चल रहा है, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल में बैठा हुआ है, आपको इमेज पर जरिए दिख रहा होगा। देखिए कोई व्यक्ति जो है वो जो है मोटरसाइकिल में बैठा हुआ एक बाइक से जा रहा है, किसी दीवार में धक्का लगा, दीवार जो है वो छोटा है, तो क्या होगा कि एक बाइक से व्यक्ति जो है वो ऊपर से उड़ जाएगा, इसीलिए है गिर जाएगा। तो क्या हो रहा है कि वो जो है विरोध कर रहा है, लेकिन इतना गति है कि वो जो है उसे फेंका जा रहा है, मतलब उसे जो है ऊपर जंप करके जो है बाहर चल जा रहा है। तो जरूरतों का नियम क्या है कि कोई व्यक्ति जो है वो परिवर्तन करेगा तो उसका वह विरोध करेगा। देखिए परिवर्तन का मतलब कि अपने गति में परिवर्तन करेगा, जो वह जैसा है, जैसे रेस्ट में है तो वह चलना चाहेगा तो जरूरतों जो है उसका विरोध करेगा। अगर कोई चल रहा है, अगर रुकेगा तो उसका विरोध करेगा। आप देखिए यहाँ पर कोई चल रहा है, एक बाइक से रुका तो उसका विरोध किया कि तुम एक बाइक से क्यों रुका, तो इसलिए वो व्यक्ति गिर जाता है। अगर कोई व्यक्ति रुकल रहा, मतलब रेस्ट में है, एक बाइक से चला तो उसका भी वो विरोध करेगा कि जल्दी से वो स्पीड नहीं पकड़ पाता है, धीरे धीरे स्पीड जो है पकड़ता है। तो वही है जरूरतों के नियम कि जल्दी से वह किसी भी चीज को नहीं होने देता है, वह है जरूरतों का नियम, वह विरोध करता है। विरोध के बावजूद भी व्यक्ति अगर ज्यादा तेजी से वो कोई काम करता है, चाहे रेस्ट में है तो थाम के रेस्ट में है, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो स्पीड में जोर से चलेगा तो वो जरूरतों को पार करके चलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जरूरतों के नियम को जो है वो पार करके चलेगा तो वह जो है क्या है कि वो अपने काम में जो है सफल हो जाएगा। तो जरूरतों का नियम क्या है कि कोई भी चीज परिवर्तन होना चाहता है तो उसके लिए वो विरोध करता है, चाहे वो वस्तु जो है रेस्ट में है तो रेस्ट का अगर गति में जाएगा तो तब भी वो विरोध करेगा, अगर कोई चल रहा है ऐसे ऐसे करके वो रुकेगा तब भी वो विरोध करेगा। तो जरूरतों का क्या नियम है कि परिवर्तन का जो है वो विरोध करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझ लिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब समझते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का द्वितीयक नियम। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक बात और बोल सकते हैं कि हम कैसे मान लें कि जो है जो वस्तु जैसा है वह वैसा रहना चाहते हैं, आप जो है सिद्ध करके बताइए। तो 2 मिनट मात्र रुक जाइए, इसके बाद जो हम यहाँ पर सिद्ध करके बताएंगे कि किस तरह जो है वो जो है जो वस्तु जैसा है वह वैसा रहना चाहता है, हम यहाँ पर सिद्ध करके बता देंगे आप लोग। मात्र 2 मिनट रखिए, यहाँ जो है सेकेंड लॉ बताने के साथ साथ जो है सेकेंड लॉ के साथ साथ जो है हम फर्स्ट लॉ को जो है प्रूव कर देंगे, उसके बाद जो है थर्ड लॉ पर जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का द्वितीयक नियम, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर। देखिए दूसरा नियम क्या कर रहा है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। आप क्या बोल रहा है कि किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन के दर पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब हम बोलेंगे आप लोग कि हम बिल्कुल नहीं समझे, तो यहाँ पर समझिए, एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहाँ पर जो है हम लेते हैं F बराबर मतलब फोर्स हो गया। अब बोलते हैं डाइस कौन सा है, यह डाइस है वेक्टर का पहचान। आप लोग आगे जाकर जो है इसे जानिएगा कि वेक्टर क्या होता है। यहाँ पे इतना समझिए बस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dP/dt। अब बोलिएगा कि dP क्या है, dt क्या है, तो इसे हम अभी समझते हैं। पहले इसके जो है 1 मिनट हम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोल रहा है कि किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन के दर पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समझिए, देखिए फोर्स बराबर होता है dP बराबर dt, dP बराबर dt होता है। F हो गया फोर्स हो गया, dP मतलब P मतलब हो गया मोमेंटम, और T मतलब टाइम हो गया। और मोमेंटम का मतलब है चेंज इनटू मोमेंटम होता है, D लग गया जब ये डेरिवेशन हो गया तब। तो यहाँ पर देखिए जो है F बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं dP/dt लिख सकते हैं ऐसा, dP/dt। अगर P बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, यानी कि मोमेंटम बराबर फार्मूला जानते हैं, ये हो गया mv, ये हो गया mv। अब यहां तक समझिए आप लोग कि क्या बोल रहा है द्वितीय नियम। इस संवेग में परिवर्तन दर के समानुपाती होता है, दिए संवेग में परिवर्तन दर होता है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। देखिए कोई बल लग रहा है, P मतलब होता है संवेग, तो इसके समानुपाती है। देखिए F जो है वो बल है, एक तरह का फोर्स है, और P जो है वो संवेग है। तो संवेग जो है वो बल के समानुपाती होता है, लेकिन जो बट्टा में होता है वो T के जो है समय के अंतराल में होता है, यानी कि समय जो है उसका ड्यूरेशन है। तो P बराबर होता है mv। तो अब इसको हम अभी सिद्ध करके बताते हैं। देखिए P जो है वह मोमेंटम है, मोमेंटम बराबर होता है mv होता है। तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, P जो है तो ऐसे करके लिख सकते हैं F बराबर जो है P2 - P1
बटा टी हो गया। तो बोलिएगा हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं समझे कि P2 P1 क्या है। तो P2 जो है वो अंतिम वेग होता है और P1 जो है वो प्रारंभिक वेग होता है। जैसे हम देखिए P जो है एक तरह का मूवमेंटम है, मूवमेंटम जैसे चेंज इन मूवमेंटम, गति में परिवर्तन, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन। अब बोल सकते हैं गति में परिवर्तन। देखिए तो F बराबर लिखिए, P बराबर होता है, P होता है मूवमेंट, इसे हम एम भी लिख सकते हैं। आप बोलिएगा इसे एम भी का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए V बराबर होता है अंतिम चाल, U बराबर होता है शुरुआती चाल होता है। तो इसे हम लिख दिए, मूवमेंटम को एम भी लिख दिए, और यहाँ पर भी मूवमेंटम को एम भी लिखेंगे, लेकिन हम यह इसको शुरुआती चाल माने हैं तो यहाँ पर हम एम यू लिख सकते हैं आराम से। बट्टा में टी है तो इसे टी लिख देंगे आराम से। फिर लिखेंगे एफ बराबर, एफ वेक्टर है तो वेक्टर को वैसे छोड़ सकते हैं, अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे तब वहां पर देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम भी है तो एम भी हो गया, एम यू है तो एम यू बटा टी हो गया। अगर हम एम को जो है कॉमन लेंगे तो भी हो गया, भी माइनस यू बटा टी हो गया। एफ बराबर होता है, एफ एम तो कांस्टेंट है, एम माइनस भी बटा टी। तो देखिए हम यहाँ पर देख लिए एक फॉर्मूला होता है भी माइनस यू बटा टी होता है। ए बराबर क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी। तो एम यहाँ पर कॉमन आ गया, भी माइनस यू बटा टी हो गया ए। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि एफ बराबर जो होता है एम ए होता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि यह जो है आप सिद्ध क्यों किए। सिद्ध हम इसलिए किए कि देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे कि न्यूटन का द्वितीय नियम जो बोल रहा था वह संवेग में परिवर्तन के दर जो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो इसका हम कुछ मतलब नहीं समझे। एफ ए जो है, एफ बराबर एम ए जो है, उसको अभी याद रखिए, हम इसी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। दूसरा नियम यह भी कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन के दर, संवेग में परिवर्तन के दर जो होता है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। देखिए क्रिकेट बॉल जो है, क्रिकेट जो खिलाड़ी जो है वो बॉल कैच लेते समय हाथ को अपने आप को पीछा खींचता है। वो क्या करता है, अपने आप को जो है पीछा खींचता है। पीछा क्यों खींचता है, तो यहीं पर जो है फार्मूला के जरिए आपको हम बताते हैं कि हाथ को जो है वो पीछा क्यों खींचता है। देखिए यहाँ पर एफ बराबर जो है यानी कि फोर्स बराबर होता है डीपी बटा डी। देखिए फोर्स जो लग रहा है तो उस पर मोमेंटम भी लगेगा, जितना फोर्स लगेगा उतना मोमेंटम लगेगा। मतलब 10 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर भी 10, एक तरह से आपको समझाने के लिए बोल सकते हैं कि 10 जो है यहाँ पर मोमेंटम भी लगेगा। तो अब जो है फोर्स को कम करने के लिए इसे हम टाइम ड्यूरेशन तो कम करना होगा, हमको टाइम को जो है ड्यूरेशन कम करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझते हैं कि एफ बराबर जो होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी बटा डी। तो यहाँ पर टाइम जो हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फोर्स तो घटेगा। मतलब गेंद जो प्रेशर से आ रहा है, पूरा प्रेशर से जो आ रहा है गेंद, तो उसको हम टाइम को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या, टाइम को जो बढ़ाएंगे, मतलब टाइम जो ऐसे ऐसे हम हाथ को करेंगे तो क्या हो रहा है कि टाइम जो है बढ़ रहा है। तो टाइम जो बढ़ रहा है तो वहां पर फोर्स कम हो रहा है। तो यही बता रहा है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी बटा डी। तो यही बोल रहा है, यही कारण है कि व्यक्ति जो है यानी कि क्रिकेटर जो है वो कैच लेते समय बॉल को जो है वो हाथ को जो है पीछे खींचता है, जिस पर जो है सो फोर्स कम लगे और हाथ में जो है बॉल कैच पकड़ा जाए। ठीक है, यह था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम, मतलब न्यूटन का द्वितीय नियम था। ठीक है, इसे हम एक और उदाहरण के जरिए समझते हैं। देखिए टाइम ड्यूरेशन हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति जो गिरता है छत से तो अगर फोर्स पर गिरेगा तो उसे ज्यादा चोट लगता है। अगर वही व्यक्ति जो है कोई गद्देदार कंबल पर गिरेगा या गद्देदार अगर रेगिस्तान में गिरेगा तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर टाइम ड्यूरेशन जो है कम हो रहा है। टाइम फर्श पर गिरा सट्टाक से चोट लग गया, अगर उसे जो है गद्दी लगा हुआ है तो गद्दी पर गिरते गिरते जो है उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है, तो इसलिए जो है वहां पर कम जो है फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कम लगेगा तो चोट भी कम लगेगा। तो इसलिए कह रहा है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी बटा डी। तो जो है टाइम अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स कम लगेगा, अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर टाइम जो है कम हो जाएगा। तो ये दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होकर जो है यह अपोजिट है। अगर फोर्स को कम करना है तो हमको टाइम को जो है बढ़ा देना है। ठीक है, तो यह दूसरा नियम हो गया, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया
कि किसी भी चीज पर बल लगता है, किसी भी संवेग में परिवर्तन होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लगाए गए बल के समानुपाती होता है। लेकिन एक बार और हम इसको आप भी जो है रिवाइज करके आप लोगों को बता देंगे पूरा। हाँ, यहाँ पर आप लोग रुके रहिए, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन। क्या कहता है कि एक्शन होगा रिएक्शन होगा। अगर हम किसी भी चीज पर जितना फोर्स से हम मारेंगे उस पर उतना ही फोर्स से वो भी हमको जो है फोर्स लगाएगा। यहाँ पर 10 न्यूटन के फोर्स से हम वहां पर मार रहे हैं तो उधर से भी वो जो है 10 न्यूटन के फोर्स से हमको मारेगा। लेकिन ये जो है हम महसूस नहीं कर पाते हैं, या लेकिन वो जो है क्या कर रहा है कि एक्शन रिएक्शन में जो है वो जितना फोर्स से हम इस पर मारेंगे उतना फोर्स से उधर से भी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड नियम। तो आप बोलिएगा भाई इसे हम कैसे हम इसे विश्वास कर लें कि हम जितना फोर्स से मारते हैं वो भी उधर से उतना फोर्स से जो है वो बल लगाता है। लेकिन इससे पहले जो है हम सेकेंड लॉ को सिद्ध किए थे, उसी तरह हम अभी जो है फर्स्ट लॉ को आप लोग को सिद्ध करके बताते हैं कि अभी हम बोले थे कि जो वस्तु जैसा है वह वैसा रहना चाहता है जब तक उसको कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सेकेंड लॉ में सिद्ध किए थे कि F बराबर ma। यहां पर लीजिए आप लोग F बराबर, F यानी कि फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखिए कि जब तक कोई ऊपर बाहरी बल न कार्य करे, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल कार्य न करे वह जैसा है वैसा रहना चाहता है। तो अब देखिए F जो है तो F पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो F को हम 0 मान लेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कोई वस्तु तय करेगा कि नहीं त्वरण को। तो A बराबर यहां पर ले लेंगे हम F m ऐसे कर लेंगे हम 1 मिनट के लिए आप लोगों को समझने के लिए ऐसे कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि F तो कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो A बराबर ऐसे करके हम ले लेते हैं 0 गुने m हो गया। तो A हो गया 0। तो जब कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, यानी कि त्वरण क्या होगा 0। और जब त्वरण होगा 0 तो वस्तु रेस्ट में रहेगा, वह गति बिल्कुल नहीं करेगा। तो यह था सिद्ध हो गया कि प्रथम नियम की जो वस्तु जैसा है वह वैसा रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। दूसरा नियम यह है कि जब तक वस्तु के दर में परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लगाए गए बल के समानुपाती होता है, जिससे जितना समय हम कम करेंगे उतना जो है क्या होगा कि वस्तु जो है वो वस्तु पर फोर्स कम लगेगा और हमारे हाथ में जो है आराम से गेंद जो है पकड़ा जाएगा। किसी भी चीज पर जो है फोर्स का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा करेंगे तो वो जो क्या है उसमें फोर्स कम हो जाएगा। जैसे कैच में हाथ में आता हुआ गेंद पैर से तो नहीं कर सकते, कंबल पर लाठी मारते हैं, वो हो गया द्वितीय नियम का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड नियम का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन, जितना फोर्स हम उसे मारेंगे उधर से भी उतना फोर्स से हमें लगेगा फोर्स लगेगा। तो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो इसे आप लोग समझ लिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। तो आज के लिए इतना, फिर हम कल जो है दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।